ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी क्या टॉपिक है? चलिए पहले टॉपिक की स्लाइड दिखाते हैं, फिर 32 स्लाइड पे वापस आ जाएंगे। क्या ख्याल, ऊपर ही चलते हैं। पहले हमारा बेसिकली टॉपिक है जी रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री में रोमांटिक एज में हमने रोमांटिक पोइट्री स्टार्ट की, और रोमांटिक पोइट्री के अंदर हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट्स तय किए थे कि हम क्या सीखेंगे। आप जब ये लेक्चर दोबारा से सुनेंगे, या पहली बार हो सकता है सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी बाद में अपलोड होगा, तो ये रोमांटिक पोइट्री के अंदर जो है हम कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट एंड द पोइट्री पे हमारा एक सेगमेंट होगा, एक हिस्सा होगा, एक लेक्चर होगा। एंड द पोइट्स उसका सेकंड पार्ट होगा। और पोइट्स में हम लेक ग्रुप को देख रहे हैं, स्कॉट ग्रुप को देख रहे हैं, और यंगर ग्रुप को देख रहे हैं। हमने रोमांटिक पोइट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि ऑर्डर में करने से, डिवाइड करने से हमारे ब्रेन की वो हैबिट है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। तो इसमें अब तक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट कर लिया है और लेक पोइट भी कर लिए हैं। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा यहाँ पे, और वो है स्कॉट ग्रुप, और इसके बाद हम करेंगे द यंग। तो ये लास्ट टाइम हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट। तो सीधा ही हम पहुंचते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। तो ये थोड़ा सा आपको याद करवाना था, या स्लाइड भी नजर आ रही है। हमने लेक ग्रुप सारा कर लिया है। उसके बाद हमारे पास आता है स्कॉट ग्रुप। इसको स्कॉट ग्रुप क्यों कहते हैं? जिस तरह वो लेक ग्रुप है, तो ये स्कॉट ग्रुप है। The romantic poets belonging to the Scott groups are the Sir Walter Scott. ये वाल्टर स्कॉट, और वाल्टर स्कॉट का नाम स्कॉट स्कॉटलैंड की वजह से, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ लोग अपने नाम के साथ वो इलाकों के नाम में अटैच करते हैं, ये वैसे ही। सो वाल्टर स्कॉट का नाम आपने पहले किसी यूनर में देखा है? नहीं देखा, क्योंकि हमने अभी दूसरे यूनर में पढ़े ही नहीं, हम तो पोइट्री में अभी तक। सो इनके साथ हैं जी कैम्बल एंड थॉमस मोर। So they bridged the years which preceded the second outburst of the high creative activity in the romantic period. तो रोमांटिक पीरियड को हमने ओवरऑल एक और एंगल से हमने दो हिस्सों में भी डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो उसमें भी अगर देखें तो दरमियान में इनका नंबर आता है, और सर वाल्टर स्कॉट इसको लीड कर रहे हैं कैमल और थॉमस मूर के साथ। ज्यादा रोमांटिक पोइट्स की जब आप बात करते हैं तो इन तीनों पोइट्स का कम ही मेरे ख्याल में जिक्र आपने सुना होगा, लेकिन ये रोमांटिक मोमेंट का पार्ट है और एक ग्रुप बनता है सेपरेटली। सो ही वाज द फर्स्ट टू मेक रोमांटिक पोएट्री पॉपुलर अमंग द मैसेस। क्रेडिट जाता है सर वाल्टर स्कॉट को, इन्होंने पॉपुलर पोएम्स लिखी, इसको फेम दिया। हिज मर्मियन एंड द लेडी ऑफ द लेक gained greater popularity than the poems of the Wordsworth and Coleridge, which were read by a selected few. ठीक है, तो चंद सिलेक्टेड लोग पढ़ा करते थे। इसको कर लेते हैं सिलेक्टेड ग्रामेटिकल, ठीक हो जाए। तो सर वाल्टर स्कॉट की जो पोएम है वो है मार्मियन एंड द लेडी ऑफ द लेक। तो आपने इसका याद रखना है, जैसे ये एंड करेंगे हम तो आप इस सवाल भी हैं, आप देखते हैं कि आपकी मेमोरी में कितना रहता है, या साथ साथ आप मेमोरी की एक्सटेंशन जो होती है वो होती है कि आप पेपर पेंसिल यूज करें साथ साथ। But in his poetry, we do not find the deeply imaginative and suggestive quality which is at the root of the poetic excellence. जो poetic excellence है, especially the romantics के साथ associated है, which is uncontrolled imagination basically. जैसे कि क्लासिक्स में था कि कंट्रोल्ड इमेजिनेशन होनी चाहिए, और पैशन जो डिग्रेशन है एक लिहाज से, हमें रीजन से काम लेना है, अकल से काम करना है, और इवन अगर हमने कोई इमोशन की बात करनी है उसका भी एनालिसिस करना है, अकली जो है वो जायजा उसका भी लेना पड़ेगा। लेकिन इनके यहाँ जो कि इमेजिनेशन थी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इमेजिनेशन की वो हाइट हमें इनकी पोएट्री में नजर नहीं आती। इट इज द स्टोरी एलिमेंट, द नैरेटिव पावर विच एब्सॉर्ब्स द रीडर्स अटेंशन। और इनके फेमस होने की वजह ये है कि इन्होंने इनको स्टोरी पे कमांड थी, ठीक है। जो स्टोरी एलिमेंट है इनकी पोएट्री के अंदर, हमें नैरेटिव पावर मिलती है, कहानी जो ये बयान करते हैं उस पे, कहानी सुनाने पे बड़ी ग्रिप हासिल। और यही वजह है कि अब बाद में हम देखें कि सर वाल्टर स्कॉट का नाम एज ए पोएट आप इतना नहीं जानते, बल्कि एज ए स्टोरी राइटर ही आप इनका नाम जानते हैं, एज ए नॉवेलिस्ट आपको ज्यादा इनको जानते हैं। दैट इज व्हाई दे आर मोर पॉपुलर विद यंग रीडर्स। और इवन पोइट्री में भी ये इसलिए ज्यादा फेमस है इवन
लीडिंग पोइट से भी। और वो वजह क्या है? इनकी पावर ऑफ नरेशन। सो मर्मियन एंड द लेडी ऑफ द लेक जो है, यहाँ पे हमारे पास इनकी फेमस एक पोएम आती है। आगे हम देखते हैं इन्होंने कुछ और भी लिखा है। ओके, his best known poems are the lady of the last minstrel, एक और पोएम है इनकी, लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, मर्मियन एंड द लेडी ऑफ द लेक, ये हमने इसको मेंशन कर लिया, मर्मियन द लेडी ऑफ द लेक, एंड रॉकबी द लॉर्ड ऑफ द आइल्स। तो ये इनकी हमारे पास पोएम्स हैं, द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, मर्मियन द लेडी ऑफ द लेक, रॉकबी द लॉर्ड ऑफ द आइल्स। तो ये हमारे पास इनके मेजर 3 वर्क्स हैं। ऑल ऑफ देम रिकैप्चर द एटमॉस्फेयर ऑफ द मिडल एजेस। ये इनकी जो खास बात आप देख रहे हैं ना, इनकी नैरेटिव पावर, इनकी जो है मिडल एजेस, and breathe an air of the supernaturalism and superstition, especially supernaturalism तो चलो हमें कॉलरेज भी आपके माइंड में आ रहा होगा, especially superstitions, middle ages, superstitions, narrative power, ये मिलाएं तो हमारे पास वाल्टर स्कॉट का फार्मूला आता है। और वाल्टर स्कॉट जो हैं उनकी पोइट्री में भी आपको यही वाले एलिमेंट मिलेंगे, और उनकी जो अदर जो है नैरेटिव जो वर्क्स हैं उनके, जो जिसे हम नॉवल कहेंगे, हिस्टोरिकल नॉवल जो हैं, वहां पे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 1815 स्कॉट रोट लिटिल पोइट्री एंड टर्न्ड टू प्रोज रोमांस इन द फॉर्म ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवेल्स, इन व्हिच फील्ड ही अर्नड ग्रेट एंड एंड्योरिंग फेम। तो इनको फेम मिला क्योंकि इनको कहानी लिखने की एक पावर इनको मिल चुकी थी कुदरत की तरफ से। तो उन्होंने इस पावर को यूज किया और नॉवल लिखने की तरफ, हिस्टोरिकल नॉवल लिखने में वो बहुत ज्यादा फेमस हुए, वहां इनको बहुत फेम मिला, इसलिए उन्होंने बाद में इतनी ज्यादा पोइट्री नहीं की। ठीक है, तो ये वाल्टर स्कॉट है, जो बेसिकली 4 इनकी पोइम्स हैं जो आपने याद रखनी है। थॉमस कैम्पबेल एंड थॉमस मोर, they were prominent among a host of minor poets who, following the vogue of the Scot, were versified romances. Campbell wrote Gertrude of Worming, ये इनकी poem है, in the Spenserian stanza, which does not hold so much interest today as his patriotic war songs. ठीक है, ये Mariners of England, the Battle of the Baltic, and the ballads such as Lord अल्निस कहेंगे, अल्निस डॉटर, नाम इनका थोड़ा डिफरेंट है। तो जो कैम्बल हैं हमारे पास और मूर हैं, इनको इकट्ठा हम इसलिए बयान कर रहे हैं कि दे वर बोथ द फॉलोअर ऑफ स्कॉट। बेसिकली वाल्टर स्कॉट के इन्होंने काम को काफ़ी हद तक फॉलो किया, और कैम्बल का जो हमने काम अभी देख रहे हैं वह जर्ट्रूड ऑफ वाइमिंग, और जो उन्होंने स्पेंसर स्ट्रेंजा में लिखी। और उसके बाद हमारे पास इनके कुछ वॉर पैट्रियोटिक वॉर सॉन्ग्स हैं, जिसमें आ जाते हैं ये मैरिनर्स ऑफ द इंग्लैंड, द बैटल ऑफ द बाल्टिक एंड द बैलेड्स। और बैलेड्स में भी आएंगे सच एज लॉर्ड उलनिन्स या अलिन्स डॉटर है। सो इनके पास हमारे पास क्या आ गए, बैलेड्स आ गए, वार सॉन्ग आ गए, और इनकी एक पोएम है हमारे पास, और इनको माइनर पोइट्स में हम गिनते हैं। द पोएम्स ऑफ द मूवर आर नाउ ओल्ड फैशन एंड हैव लिटिल इंटरेस्ट फॉर द मॉडर्न रीडर। He wrote a long series of the Irish melodies. और मूर का नाम हमारे सामने आ जाता है जी आयरिश मेलोडीज के हवाले से, which are musical poems, vicious and sentimental. His Lala Rukh is a collection of the Oriental tales in which he implies sweet imagery. Though Moore enjoyed immense popularity during his time, he is now considered as a minor poet of the Romantic age. इसी वजह से रोमांटिक एज में हम ज्यादा मूर का नाम नहीं सुनते। तो मूर और कैम्बल को हम कैसे सेपरेट करेंगे? दोनों फॉलोअर हैं जी स्कॉट के एक पॉइंट पे, और फिर हम ये देखते हैं कि कैम्बल जो हैं उन्होंने जर्ट्रूड ये लिखी है, उन्होंने वार सॉन्ग लिखे हैं, ये हमारे सामने आ सकते हैं, मैरिनर ऑफ इंग्लैंड एंड बैटल, और हमारे पे बैलेड है। और मूर का जो काम है ना, इसमें म्यूजिकल एलिमेंट ज्यादा है, इससे आप अलग करेंगे। आयरिश मेलोडीज को उन्होंने इन्वॉल्व किया है, और कुछ ओरिएंटल थीम भी उन्होंने उठाए हैं, जैसे लाला रुख। लाला रुख आपको पता है कि ये वर्ड जो है इंग्लिश का नहीं है बल्कि पर्शियन है। तो इनकी पोएम जो है ना मूर की, लाला रुख
इज ए कलेक्शन ऑफ द ओरिएंटल टेल्स, वही हम याद रख सकते हैं कि काम है इनका। और मूवर को आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है, कैम्बल को याद रखना है। तो ये हमारे पास है जी स्कॉट ग्रुप। सिर्फ इसको हम फिर थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा है, ताकि हम नया टॉपिक जो हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो स्कॉट ग्रुप जो है, इसमें हमने देखा स्कॉट ग्रुप इसे क्यों कहते हैं, वाल्टर स्कॉट कौन है, और उनके साथ ग्रुप में कौन है, कैम्बल और टॉमस मूर हैं। और वाल्टर स्कॉट जो है उनका बेसिक वर्क कौन सा है, मर्मियन एंड द लेडी ऑफ द लेक, ये सबसे उनका प्राइमरी वर्क है। और बाकी काम में लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल देख सकते हैं, और रॉकबी एंड लॉर्ड ऑफ आइल्स। उसके अलावा जो है हिस्टोरिकल नॉवल की तरफ वो चले गए थे, ज्यादा पोइट्री नहीं की है, लेकिन जितनी की है उसमें बहुत फेम उन्होंने लिया, फेम की वजह उसकी नैरेटिव पावर थी। और उनके दो हमारे पास फॉलोअर्स भी हैं, टॉमस कैम्बल और टॉमस मोर। सो कैम्बल जो है वार उन्होंने सॉन्ग्स लिखे हैं, और जेट रोड वाइमिंग हमारे सामने में है। और मूवर का सबसे फेमस वर्क है लाला रुख, जो कि कलेक्शन है ओरिएंटल टेल्स की पोइट्री की फॉर्म में। और इनके खामे में मेलोडीज मिलती हैं, म्यूजिक मिलता है, और आयरिश मेलोडीज भी इन्होंने लिखी हैं। तो ये हमारा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यंगर को।